अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाई सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 17। वो खासिर यानी घाटा खाने वाला वक्त है। बर्फीली ठंड में मैनचेस्टर की एक बंद गली के किनारे वो खुद को दुनिया से छुपा कर खड़ा है। मार्गरेट उसकी माँ का नाम होगा तो बाप का क्या होगा? और मामूली वजह नहीं है, ये नहीं है मामूली। उसके बाप का खानदान का कोई अता पता है ही नहीं। वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता होगा। यूरोप के आज़ाद मुआशरे की दीन और गैर मजहबी और गैर अखलाकी अक़दाम की पैदावार। मेरे खानदान के लिए तमाचे जैसी बातें होंगी ये सब। आलियान ने अब झुरझुरी ली। उसे बहुत ठंड लग रही थी और जिस दीवार के सहारे वो खड़ा था वो गीली थी और उसमें से बू आती थी। नहीं, वो गलत था। वो बू तो उसके अंदर से ही आ रही थी और इंसानी गोश्त के जलने की। हाँ, अब उसे ठीक ठीक मालूम हो गया था कि उसकी नीली धुंसी हुई आंखों वाली माँ ने क्या महसूस किया था जब उस शख्स ने, जिससे वो दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी, उसे लानत करार दिया था। अच्छा तो क्या हुआ? उसका सांस भी तो ऐसे ही हलक में अटका होगा ना कि सांसों की निजात के लिए मौत को बुलावा देना पड़ा होगा। जमीन तो धुसान यानी दलदल है और आकाश अंधियार का सेवाक है। और लो रोशनियां गुल हो गईं और अब बस गुल हो गईं। वो उस शख्स के बारे में सोचने लगा जिसके बारे में जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उसने कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उसे किससे करनी है, और वो था उसका बाप। और वो सोचने लगा कि वाकई उस शख्स के दिल को तसल्ली नहीं हुई ना। उसने मार्गरेट के बेटे से भी बदला लिया था, उसे भी जलीलो रुस्वा कर दिया था। उसी की जात को लेकर तो अब आलियान पर सवाल उठ रहे थे ना। अरे उस शख्स की शनाख्त से अब आलियान की शनाख्त होनी थी। वो शख्स जिस शख्स के नाम को वो अपनी जुबान से अदा भी नहीं करना चाहता था, उस शख्स के नाम को अपने नाम के साथ लगाने पर अब उसे दुनिया तस्लीम करेगी। और अगर ऐसा ही था तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे कोई पहचान और कोई मोहब्बत नहीं चाहिए थी। अगर उसकी पहचान उसका बाप और उसका नाम ही था तो उसे कोई पहचान नहीं चाहिए थी। और उसे अब अमराहा वाजिद भी नहीं चाहिए थी। यानी उसे अब वो अमराहा वाजिद नहीं चाहिए जो दुनिया की तरह उसे भी उसके बाप के नाम के साथ ही सिर्फ तस्लीम करेगी, और बाप और खानदान के नाम के बगैर वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। वो अमराहा वाजिद जो उसकी माँ पर गैर अखलाकी अक़दाम की उंगली उठाने वाली थी, अमराहा वाजिद। और बद्दुआओं से आसेबों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। आखिर उसने उस लड़की को पसंद ही क्यों किया? उसकी बदकिस्मती कि उसे उस स्टूडेंट पार्टी में ले गई, वरना उसका कोई इरादा नहीं था। और उस फजूल से मजाक में शिरकत करने का जो फ्रेशर्स के साथ किए जाते थे, और खासकर अमराहा के साथ किए जाने वाले मजाक में तो उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब जब वो लड़की उसे मिली थी उसका मिजाज ही बिगाड़ा था उसने। वो एक तरफ अंधेरे में कॉकटेल लिए बैठ गया और सारा तमाशा देखने लगा। और जब वो रो रो कर उर्दू में चिल्लाने लगी तो उसे बुरा लगा। और फिर जब घुटनों में सर देकर वो बाकायदा रोने लगी तो फिर तो इंतहा ही हो गई। उसे याद आया कि मार्गरेट किचन में उसके लिए कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी और वो खिड़की से बाहर से देख रहा था खिड़की के अंदर, और किचन से रोने वाली आवाजें भी वो सुन रहा था। जब उन आवाजों को सुनते सुनते वो खुद भी रोने जैसा हो गया तो किचन की तरफ आया और उसने पुकारा, मामा। उसने रोते हुए मार्गरेट को बुलाने की जुर्रत की। कुछ देर बाद वो छुरी फेंक कर उसकी तरफ पलटी और उसकी उंगली से खून निकल रहा था और वो कहने लगी, अरे बेटा, मेरा हाथ कट गया ना और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर वो ब्रॉडवे में काम करती तो सारे ब्रॉडवे को ले डूबती। इतने से बच्चे को उल्लू बनाने में तो वो नाकाम थी। उंगली काट कर वो रोने की वजह बता रही थी। उसने उंगली से खून को बहने दिया और रोती रही ताकि उसके बच्चे को शक ना हो कि वो क्यों रो रही है, और साथ मुसलसल कहती रही कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और बहुत दर्द।
वो कह रही थी और खामोश खड़ा, उंगली को नहीं बल्कि उन आंखों को देखता रहा था जिनसे खून उबल रहा था, और वो खून फर्श पर नहीं बल्कि आलियान के दिल पर गिर रहा था। और उसी तरह रोती हुई आंखें उसने उस रात अमराहा की देखी थी जब वो प्रैंक उसके साथ किया गया था। अब जब अमराहा वाजिद सिसकने लगी, रोने लगी, तो उस वक्त भी आंसू उसके दिल पर ही गिरने लगे थे और उसे इल्हाम हुआ कि मार्गरेट की तरह लिहाफ में मुंह देकर वो भी बहुत रोती रही है। और उसे लगा कि मार्गरेट को फिर से किसी ने रुला दिया है, और वो रात उसने जाग कर गुजारी थी। मशरकी उफक पर दो नैन धरे थे और वो उनमें डूब डूब जाता था। भूरी आंखों में जो दीप बुझे पड़े थे वो जल उठे थे। वो तानसेन की शागिर्द रही होगी और उसने उसके अंदर चरागां कर दिया था। वो हयात का दहाना था और वो उसे जिंदा कर रही थी। वो मशरकी साहिरा थी, बस में कर लेना तो वो सीख कर आई थी, और वो बनफशीन भी थी, वो उसके जख्म मंदमल करने आई थी। उसे तो लड़कियों में सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि जिससे वो कॉरल को चढ़ा सके। वो कॉरल की फ्रेंड को ले उड़ता और कॉरल के साथ ये सब तो चलता ही रहता। और फिर उसने एक ऐसी लड़की में दिलचस्पी क्यों ली जिसने इतनी हकारत से वही सारे अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे थे जो कभी डेनमार्क में उसकी माँ के मुंह पर मारे गए थे, और तब भी वो छुपकर अपनी माँ की सिसकियों को सुनता रहा था। तब जब खुद अपने बाप के लिए भी वो उतना ही हकीर था जितना अब अमराहा वाजिद के लिए है वो। और उसने इस्तेज़ाइया हंसकर सोचा, एक ही नस्ल के दो इंसानों का एक जैसा नसीब, यानी दोनों को मोहब्बत हुई और दोनों को ही बदले में क्या मिला? धुतकार मिली। दोनों को ही लानत करार दे दिया गया, कुछ साल पहले उसकी माँ को और आज उसको खुद। दो इंसानों के नसीब में आखिर इतनी मुमासलत? अरे वो तो वाकई बदनसीब था। एक का अंजाम दूसरे का आइंदा लिख दिया गया था। उसकी माँ का अंजाम अब उसके ही सामने आ रहा था। अमराहा वाजिद को उसकी माँ से ज्यादा तो उसके बाप की फिक्र थी, जिसकी गलीज तस्वीर को उसने फाड़ कर फेंक दिया था। वो उंगली उठा रही थी कि वो कौन था? अरे वो आलियान मार्गरेट था, और उसे क्या और होना चाहिए था? अगर आलियान नाम उसे उसकी माँ ने ना दिया होता तो वो ये भी बदल लेता। और इस सब में उस आलियान का क्या कसूर था? अगर उसका बाप ऐसा था तो क्या उससे उसके जीने का हक छीन लिया जाना चाहिए, या इस तरह के ताने उसे पूरी जिंदगी मिलते रहने चाहिए? जो गलती उसने की ही नहीं उसकी सजा उसे क्यों मिली? क्यों आलियान को आज भी उसके बाप के नाम से वो लड़की मंसूब करना चाह रही है, या देखना चाह रही है, या उसे वो सबूत चाहिए जिसका नाम उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा उससे नफरत करता है? तो आखिर आलियान का क्या कसूर था? लेकिन हाँ, वो ये बात तो जान गया था कि जहां मोहब्बत होती है वहां तकलीफ जरूर होती है, और जो हमें चाहिए होता है वही हमसे दूर जरूर हो जाता है। उसी के हाथों हमें तोड़ दिया जाता है, और जिसे मुट्ठी में कर लेने को जी चाहे उसके लिए दिल मुट्ठी में तो जरूर आ जाता है। आलियान को अमराहा से मोहब्बत कब हुई और कैसे हुई, आइए जानते हैं। दरअसल स्टूडेंट पार्टी के उस प्रैंक के बाद और उन आंखों को देखने के बाद उसने खुद को उसे अक्सर ही देखते पाया था। वो उसके डिपार्टमेंट तक जाता तो वो अपने लंबे दुपट्टे को संभालती हुई यूनिवर्सिटी के दरो दीवार को ऐसे देखती जैसे किसी नए जहान आ चुकी हो, और वो अपने आप में मुस्कुराती रहती, खासकर तब जब उसके करीब से कोई अजीबो गरीब लिबास या फिर हेयर स्टाइल वाला स्टूडेंट गुजरता। स्टूडेंट पार्टी के बाद उसने देखा कि हंसी को दबाए और जबरदस्ती का मुंह फैलाए वो सबकी माजरत भी सुन रही है, जैसे उसने तो उन सब पर हर जाने का दावा ही कर देना था। लेकिन ये उसकी इंसानी दोस्ती की मिसाल है कि वो ऐसा नहीं कर रही। डायरेक्ट जैसे हाथ बांधे सजा के इंतजार में खड़ा था, और वो आसाब ताने किसी खूनखार बादशाह की इकलौती बेटी बनी ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कह रही हो, बस अब तुम्हें भूखे शेरों के आगे तो जरूर डाला जाएगा। वो अक्सर ये ऑक्सफोर्ड रोड पर उसके पीछे जाता था। हाँ, उसका दुपट्टा उसके लिए एक मसला था।
اسے اتنے بڑے بڑے دوپٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ شاید وہ سارے مینچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکیلی مشرق کی پہچان ہے۔ جی ہاں، وہ اکیلی۔ ایک دن جب وہ آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں ہی الجھ گیا اور پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا تھا اور وہ دوپٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھورتی رہی تھی، اور کچھ آگے جا کر اتفاقاً وہ بھی بیچارہ الجھ کر گر گیا تھا، اور وہ جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی ہو، اب آیا مزہ، اگلی بار دھیان سے چلنا، یوں گدھے۔ اور اسی دوپٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکے نے زمین بوس ہوتے ہوئے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا تھا اور ساتھ کوئی استہزائیہ یا طنزیہ جملہ بھی کہا تھا اور ہنسنے لگا تھا، لیکن پھر ایک دم سے اس کی ہنسی بھی تھم گئی تھی۔ امرہ واجد ہاتھ لہرا لہرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ یہ تھی: ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر، بات شاید دوپٹے سے ہوتی تو اسلام آباد اور دلی تک پہنچ جاتی۔ اور پھر اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اٹک گیا اور وہ ذرا آگے چلی گئی اور دوپٹے کے کھچاؤ سے اسے پیچھے پلٹنا پڑا، اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے بھی ٹکرا گئی۔ ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئی جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر بالوں میں لگائی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، اگر امرہ واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی، اور اسٹوڈنٹس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح ہی تو پھٹتے ہیں، اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا، کتابوں سے زیادہ اہم اور ضروری۔ آلیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور خوش کن لگتا تھا۔ وہ اپنی کلاسز سے فارغ ہوتے ہی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ ایسے بھی اتنے سالوں کی اچھی تعلیمی کارکردگی میں وہ اتنی بے قاعدگی کا متمل تو ہو ہی سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ امرہ کے کلاس فیلوز نے جان بوجھ کر اسے پروفیسر کے آفس بھیج دیا۔ یہ وہی اس کے کلاس فیلوز تھے جو پروفیسر کو بھی جانتے تھے اور امرہ کو بھی، اور جب بھی کوئی پروفیسر کے پاس جاتا ان سے کچھ پوچھتا تو ان کے ایکسپریشنز ایسے ہوتے اور وہ کہتے کہ واٹ، جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کیا، یعنی کہ کیا، اب بولو نا، اور تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور ان کا جواب ایسے ہوتا کہ سامنے والا بیچارہ چاہے کتنے ہی ضروری کام سے کیوں نہ آیا ہوتا، وہ سوچنے لگتا کہ آخر کیا ضرورت تھی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسی سنجیدگی لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں، تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں تک آ گئے، لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے، اور آئے ہیں بڑے پڑھنے اور نیوٹن بننے، باتوں سے تم لوگوں کو فرصت نہیں ہے اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے۔ اور پھر وہ اس پیش ہونے والے نیوٹن سے وہ سوال کرتے کہ اس بیچارے اور بیچاری کو رندھے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا۔ اور اب اس وقت ان کا شکار تھی امرہ کو اس کے کلاس فیلوز نے جان بوجھ کر اس پروفیسر کے پاس بھیج دیا تھا، اور وہ سب باہر بیٹھے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اور امرہ کے ساتھ بھی یقیناً اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی کچھ ایسے حالات فیس کر کے جب آفس سے باہر نکلی اور رندھے گلے کے ساتھ اور نالائق کا لقب لے کر جب وہ آفس سے باہر آئے تو اسے بھیجنے والے جو اس کے کلاس فیلوز تھے وہ کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سے جھوٹ سچ گھڑ کر اسے بھیجا ہوگا، اور یہ بات اسے آفس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی ان کے کہے سنتی رہی اور پھر خود بھی ہنسنے لگی، اور اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی، بلکہ وہ تو مسکرا رہی تھی، یعنی کہ وہ مینچسٹر کے رنگ میں اب رنگ رہی تھی، اور پہلے کی نسبت وہ خوش بھی نظر آتی تھی۔ آلیان کو لگنا لگا تھا کہ وہ کسی ونڈرلینڈ میں آ گیا ہو، یعنی صرف ایک لڑکی کے مینچسٹر میں آ جانے سے سارا مینچسٹر ہی ونڈرلینڈ میں بدل چکا تھا اس کے لیے، اور وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا اور کئی کروٹیں بدلنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اب وہ امرہ کو سوچتا رہتا اور مسکراتا رہتا اور پھر سو بھی جاتا، اور کبھی سوچتے سوچتے لحاف کو جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا
जब भी उसे कोई अमराहा की बात याद आती और वो कहे लगाता और फिर सोचता कि अच्छा तो वो यही परी थी जिसकी कहानी कहीं से भी शुरू हो लेकिन इख्तिताम हमेशा हा 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 पर ही होता है। और फिर उसने वो जो एनिमेटेड मूवी देखी थी इसमें चूहा खाना पकाता है, उसका तस्करा तो वो अक्सर ही अपनी क्लास फेलोज के सामने करता रहता था, लेकिन वहां से जो जवाबात आते थे वो अमराहा जैसे नहीं होते थे, जिसमें वो अख वाली आवाज और वो आंखों का बंद कर देना और वो उस हसीन चेहरे का मजीद हसीन हो जाना। उसने अक्सर ही अपनी क्लास फेलो से पूछा था कि रैटाटोई देखी है तुमने, वही चूहे वाली? जवाब आता कि कौन सी? अरे जिसमें चूहा खाना पकाता है। और फिर जवाब आता कि अच्छा सो स्वीट, वक्त मिलते ही जरूर देखूंगी। है ना, कितने क्यूट लगता है ना वो खाना पकाते हुए, लव इट। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरह अख ना करता, नाक ना चढ़ाता। हाँ ठीक था कि वो मशरिक से आया भेद थी जिसे वो बूझ रहा था। मशरिक, उसे मशरिक से कोई बैर नहीं था, लेकिन मशरिक तो उसे ले ही डूबा था। हिंदुस्तान को लेकर वो सिर्फ एक शहर बनारस जाना चाहता था, भी जब वक्त मिलता उसे, लेकिन उसे भी वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हिंदुस्तान की सयाहत उसके लिए बस यहीं तक थी कि उसे कहीं और नहीं जाना था। लेकिन अमराहा से मिलने के बाद अब उसे वाकई में लाहौर तो जरूर जाना था। वो देखना चाहता था कि क्या सब लड़कियां ऐसे ही दुपट्टों में उलझती हैं, बुरी बात पर नाक चढ़ाकर आह करती हैं और छोटी छोटी बातों पर आंखें नम कर लेती हैं और रो पड़ती हैं। क्या बाकी सब लड़कियां भी अमराहा की तरह हैं? तो क्या लाहौर में सब अमराहा जैसे ही हैं, जो ऐसे जाहिर करती हैं कि जैसे हिटलर को आखिरी सैल्यूट करने वालों में वो भी शामिल रही थीं और चुटकी बजाकर कहती हैं कि ठीक है डन K2 और कुछ, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं जैसे तीसमार खान हो। लेकिन K2 को तो भाई दूर ही छोड़ दें, सिर्फ सड़क की चढ़ाई चढ़ते वो तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती जाती कि खुदा के लिए सामने देखकर गाड़ी चलाओ, अल्लाह खैर, उफ ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हो हमें, और कोई अच्छा या सीधा रास्ता तुम्हें नहीं मिला था? अरे नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कोई और रास्ता होता अच्छा सा तो ज्यादा बेहतर होता, कोई सीधा सादा सा रास्ता। तो क्या वाकई दूसरी लड़कियां लाहौर की भी उसी जैसी थी? और अब जब भी वो फारिग होता तो वो लाहौर नामा ही पढ़ता रहता, इसीलिए उसके वेदर फॉरकास्ट, वहाँ क्या कुछ होता है, उसे बहुत कुछ पता था। यानी अपने फारिग औकात कार में वो लाहौर में रहता, और वो इतना लाहौर में रहने लगा था कि सुबह आंख खुलते उसको याद करवाना पड़ता कि वो मैनचेस्टर में है, कैंट या मॉल में नहीं है। वो रोज पाकिस्तानी अखबार भी अब जरूर पढ़ने लगा था कि लाहौर में क्या कुछ हो रहा है। अमराहा से ज्यादा तो उसे लाहौर के बारे में पता था। लाहौर में कुछ बदल तो नहीं गया कि वो जो सूबाई हुकूमत ने माल पर बग्गी और डाची चलाने की शुरुआत की थी वो खत्म तो नहीं कर दी गई, और बाजार जिन्हें जबरदस्ती 2 बजे बंद कराया जाता है वो हुकूमत के अताब से बंद ही तो नहीं हो गए। और उस बिजली का क्या बना, क्या कुछ पेशरफ्त हुई? और उसने लोड शेडिंग के बारे में इतना पढ़ा था कि उसने अमराहा से आखिरकार पूछ ही लिया था एक दिन, क्या वाकई पाकिस्तान बिजली को लेकर इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है? और अमराहा का तो रंग ही उड़ गया और कहने लगी, नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो जानबूझकर अमराहा से इस तरह से बातें पूछता था जिनके जवाब में अक्सर ही वो पाकिस्तान की बातों को गोल मोल कर जाती थी और साबित करने की कोशिश करती कि जैसा कुछ यहाँ पे है वैसा ही वहाँ पे है, और मशरिक में कोई कमी नहीं है और हम सबसे आगे हैं। हाँ मेरी बात पे यकीन करो, और उसका दिल वाकई चाहता कि वो उसकी बात पे यकीन कर ले और कह दे कि हाँ बाकी सब झूठे हैं। हालांकि हक़ाइक़ उसके सामने होते थे, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उससे इस तरह की बातें किया करता था जैसे उसने सर्दियों में बर्फबारी होने की बात की थी, और लाहौर में अमराहा ने कहा था कि बहुत बर्फबारी होती है। खैर वो उसके नहीं पे तो वाकई दंग रह गया था, क्योंकि हर रोज वो बिजली को लेकर खबरें तो पढ़ता ही रहता था। ऐसे ही वो मेरा हॉलमेट बता रहा था मुझे। उसने झूठ बोला कि सच पर उसे बताना पड़ता कि आखिर वो क्यों लाहौर को इतना घंगालता फिरता है, और आजकल वो लाहौर की फिक्र लाहौरियों से ज्यादा क्यों कर रहा है। और उसने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया और कहा, क्या बता रहा था तुम्हें, कोई पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी?
और आलियान के लिए हैरान कुन मंजर था। अरे यही कि वहां बिजली का मसला, और इससे पहले कि वो मजीद कहता अमराह ने उसे टोक दिया और कहा, वहां ना कोई मसला नहीं है बिजली का और सब ठीक है, जैसे यहाँ पे सब ठीक है। और क्यों होगा वहां पे भला कोई मसला? उसे यकीनन उस हॉस्टल फेलो पर ही गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था कि उसी ने आलियान को बताया है। और आलियान दंग उसकी शक्ल देख रहा था। यानी अपने मुल्क की इज्जत को लेकर वो इतनी हसास थी कि गैर मुल्की के सामने किसी भी अंदरूनी मसले को लेकर तो वो बात ही नहीं करना चाहती थी। यानी जैसे ये घर का मामला था और गैर मुल्की तो भाई दूर रहे इससे। मैंने खबरें सुनी है वैसे BBC पर और एहतजाज भी देखे हैं, आलियान ने कहा तो वो फौरन कहने लगी, हाँ तो कभी कभार बिजली का छोटा बड़ा मसला तो हो ही जाता है और बस थोड़े से ही लोग एहतजाज कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही। और अमराह एक बाकमाल पाकिस्तानी थी। 7 सालों की खून के आंसू रुलाने वाली लोड शेडिंग को वो छोटा बड़ा कभी कभार का मसला कह रही थी। वाक्टा वालों के मुश्तरका सैल्यूट पर तो उसका कौमी हक था, बल्कि 7 तोपों की सलामी पर भी। अच्छा, कभी कभार के मसले पर लोग ऐसे एहतजाज करते हैं कि उन्होंने हुकूमती ऑफिस को आग ही लगा दी थी। और ये बात तो अमराह के वहमो गुमान में भी शायद नहीं थी। और वो कहने लगी, तुमने कोई गलत खबर देख ली होगी, ऐसा नहीं होगा। आग क्यों लगाएगा भला कोई? अरे सब ठीक रहता है लाहौर में, पाकिस्तान में ना, मतलब सब ठीक रहता है, बहुत प्यारा मुल्क है हमारा और हमें तो वहां कोई मसला और कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ यकीनन बहुत प्यारा मुल्क होगा, और जिस मुल्क की रहने वाली उसकी किसी खामी को ज़ेरे बहस नहीं ला रही और जिसके खिलाफ वो एक बात सुनना नहीं चाहती, वो मुल्क कितना प्यारा होगा। वो तो अमराह से ज्यादा प्यारा होगा ना। वो यही सोच रहा था। आलियान को उसकी ये हसासियत इतनी अच्छी लगी कि उसने पाकिस्तान को लेकर वो खबरें ही पढ़नी बंद कर दी जिनमें किसी मसले की निशानदेही होती। लाहौर में सब ठीक है जैसे मैनचेस्टर में सब ठीक है, तो अमराह का लाहौर उसका हो गया था जैसे आलियान का मैनचेस्टर अमराह का हो चुका था। ऐसे ही फासले कम हो जाते हैं। अरे मोहब्बत ही में तो हम अपनी सारी कीमती चीजें हथेली पर रखकर पेश कर देते हैं कि लो ये आज से तुम्हारी हुई, मुझसे ज्यादा तो इन पर तुम्हारा हक है, इनसे अब तुम भी प्यार करना, इनका ख्याल अब तुम भी रखना। लो अब आज से मैनचेस्टर टाउन हॉल तुम्हारा, मीनारे पाकिस्तान मेरा। तुम हेटन पार्क से लुत्फ उठाना और मुझे लाहौर चिड़ियाघर छोड़ आना। बकार्टली स्ट्रीट पर चहलकदमी तुम करना और माल की बगी पर मुझे बिठा देना। जेन ऑस्टन तुम्हें पढ़नी होगी और हाँ मैं बानो कुत्सिया को जरूर पढ़ूंगा। फिश एंड चिप्स अब तुम भी खाना और कुलचे नहारी मैं खाऊंगा। ओए सुन, अब मैं कहा करूंगा और तुम ओ माय किया करना। उसे मालूम नहीं था कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत अब रेशमी बिल्ली जो म्याऊं ही नहीं करती और पसर कर बैठ जाती है, आंखें मूंद कर मीठी नींद सो जाती है, अब उसे बिल्कुल ना उठाया जाए और उसे सुरीली बांसुरी की लोरी सुनते सोने दिया जाए। और फिर कॉरल से छुपाना था अमराह को, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। कॉरल से अमराह को छुपाए रखना किसी मुहिम को सर करने के बराबर था। बज़ाहिर तो कॉरल ऐसे जाहिर करता जैसे वो बिल्कुल अनजान है और उसके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि आलियान की निगरानी में जाया करता फिरे, लेकिन हकीकत में वो उन लोगों में से था जो 24 घंटों को 24 दिन बना लेते हैं। उसकी आलियान की हर एक्टिविटी पे नजर थी और उसके बदलते रवैये और उसकी बदलती हुई आदत को वो समझना शुरू हो चुका था। जैसे आलियान पहले उसकी हर गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता था, तो अब उसका निशाना थी अमराह, और वो तो उसे किसी सूरत भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक रात जब दोनों सड़क पर शर्त लगाकर दौड़ रहे थे और कॉरल जीत चुका था, तो उसने फूले हुए सांस के साथ कहा था कि तुम ना आजकल मुसलसल मुझसे हार रहे हो। अरे एक दौड़ में हरा कर तुम मुझे लूजर नहीं कह सकते। और वो हंसा। एक दौड़ में?
कमान आलियान, इस हफ्ते में ये तीसरी बार है कि तुम मुझसे हार रहे हो। और बात को कवर करने के लिए आलियान ने भी कहा था कि मेरी सेहत कुछ खराब हो गई है, मैं फिट नहीं हूं। और फिर वो और हंसा। तुम हार रहे हो मतलब ये कि तुम कहीं और ही जीत रहे हो। मुझसे हार को तुम अहमियत अब दे ही नहीं रहे। मेरे लिए तो ये लम्हा फिक्रिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मार्टिन को स्टोर रूम में लॉक करना है, तो तुमने कहा कि वो बेचारा डर जाएगा। इससे पहले तो तुम्हें कभी किसी के डरने की परवाह नहीं हुई थी। यार देखो, वो हमारी इंतजामिया से शिकायत करता तो। आलियान ने फिर से बात को कवर करने की कोशिश की और कॉरल मुंह खोलते उसे देखता रहा। अच्छा, अब तुम्हें इतनी फिक्र होने लगी। इससे पहले हम डेविड के साथ भी तो ये सब कुछ कर चुके हैं, और उससे तो हमने कूड़ेदान में ही किया था ना, और बेचारा बेहोश भी हो गया था। लेकिन तुम अब बदल रहे हो। वैसे मैं तुम्हें अकेला बदलने नहीं दूंगा। और कॉरल ने उसे घूंसा दिखाकर कहा था। और जवाबन आलियान ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब बड़ा हो रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये बड़े होने की निशानियां नहीं है। ये मुझे तशवीश है, बल्कि खौफ है कि मैं कहीं अपना बेहतरीन दुश्मन खो ही न दूं। यू नो ना, सर कॉरल कहते हैं कि दोस्त हो ना हो, लेकिन दुश्मन जरूर होना चाहिए। हर तुम जानते हो कि पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी टक्कर के तो सिर्फ तुम ही हो। कॉरल ने उसका सीना ठूंक कर कहा। तुम ना इंतजार करो। वैसे भी फ्रेशर्स में ना बहुत से भैंसे तुम्हारी टक्कर के आ चुके होंगे, और जितनी चाहे टकरें उन्हें मार लेना। और जवाबन कॉरल ने काफी सोच कर कहा कि हाँ, मेरा ख्याल है कि वो बुल आ चुका है। और आलियान ज़ेरे लब हंसा। अमरहा और बुल और वो सोच कर ही रह गया। और अमरहा के नाम पर ही वो ऐसे मुस्कुरा दिया करता था, तो वो उसके साथ पर कैसे कैसे नहीं मुस्कुराया करेगा। हर बार एक नई मुस्कुराहट और एक नई अदा। पुरानी अमरहा की जगह अब एक नई अमरहा, और नई अमरहा की जगह लेती फिर से पुरानी अमरहा। और हर जगह थी अमरहा ही अमरहा, और उसकी यादें, उसकी बातें। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। तो ये थी जगह अमरहा की आलियान की जिंदगी में, और ये थी उसकी हैसियत। और उस लड़की ने उसे क्या जगह दे रखी थी और उसकी क्या हैसियत थी, आलियान ये भी जान चुका था। और अब वो अपने टूटे हुए वजूद को लेकर उस डस्टबिन से उठकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। रात के आखिरी पहर वो अपने कमरे में आया तो कमरे में पहले से ही कॉरल मौजूद था। उसे कमरे में आने के लिए या किसी के भी कमरे में जाने के लिए चाबी की जरूरत तो हुआ ही नहीं करती थी। मास्टरमाइंड था वो। जिस हिसाब से वो जासूसी और एक्शन फिल्में देखता था और आम जिंदगी में उन जासूसी वाली हरकतों की मशक करता रहता था, वो अब तक एलान या जेम्स बॉन्ड नहीं बन चुका था, तो ये उसकी कसरे नफसी थी। और उसे अपने कमरे में देखकर फौरन आलियान ने उससे कहा, मेरे कमरे से जाओ अभी कॉरल। उसने अपना कोट उतार कर फेंका और कॉरल उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल कर रहा था और कह रहा था, तुम कहाँ थे? मैंने कहा ना कि तुम अपने कमरे में जाओ। अरे तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा शुक्रिया तो मैं पहले ही अदा कर चुका हूं, अब तुम जाओ यहां से। शुक्रिया? ये लफ्ज पहले कब हम दोनों ने इस्तेमाल किया यार? वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है, बात खत्म। हाँ, बात खत्म, अब जाओ। नहीं, ऐसे नहीं, तुम ठीक से बात खत्म करो पहले। कॉरल ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ लिया। मैं बात खत्म कर चुका हूं कॉरल, तुमसे भी और उससे भी। और उसने अपना गिरेबान आजाद करवा दिया। हाँ, उससे तो करना बंद है ना, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन तुम। हाँ, मैं सबसे खत्म कर रहा हूं। और अब वो चिल्लाया था बाकायदा। अरे यार, कितनी लड़कियों के साथ तुमने मेरे ब्रेकअप करवाए हैं? हाँ, मैंने तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, और तुम तो बहुत ही बुरे खिलाड़ी बनते जा रहे हो।
हाँ हूँ, मैं बहुत बुरा खिलाड़ी हूँ, बल्कि बदतरीन इंसान हूँ मैं। उसने कॉरल को हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर किया। कहा ना अब तुम जाओ। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते और ऐसे खुद को नहीं बदल सकते तुम। अब कॉरल भी बाकायदा चिल्लाया था। हम दोनों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है और मेरा हक है तुम पर। और आलियान ने अपने मुंह को उससे छुपाने की कोशिश की थी और कहा, जाओ कॉरल, यहाँ से जाओ, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो तुम। और आज इस बदलते हुए बुरे खिलाड़ी को तो वो देखता ही रह गया था और साथ हुआ ये सीन खत्म। इसके साथ ही आज के एपिसोड को भी करते हैं टाइम टू टाइम। इस एपिसोड में मैं अपने कमेंट्स ऐड करती रही हूँ। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि नॉवेल में आलियान का क्या कसूर है, और अब थोड़ा सा नॉवेल जो है वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। काफ़ी सारी स्टोरी और चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने खुलकर आ रही हैं कि कौन कब क्या कर रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कॉरल जो इस तरह का है तो वो ऐसा क्यों है, और आलियान उसके लिए क्या है, और अब वो अमराहा के साथ क्या करने वाला है, या फिर क्या होगा मज़ीद जानेंगे हम आने वाले एपिसोड में। इसके अलावा अगर आपको यारम नॉवल के अलावा कहानियाँ सुननी हो, एक इशाल की कहानी है, हॉरर स्टोरीज़ हैं और छोटी छोटी और भी स्टोरीज़ हैं जो कि फेसबुक और आदि माजी पे अपलोड की जा रही हैं, तो उन्हें भी सुनना और अपना फीडबैक देना हरगिज़ ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अब तक आपका पसंदीदा कैरेक्टर इस नॉवल में कौन रहा है ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं भी जानना चाहती हूँ कि अब तक आप लोगों को कौन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, अमराहा, आलियान, वेरा, लेडी मेहर, साधना, या फिर कौन, क्योंकि टाइम टू टाइम आई एम श्योर आप लोगों की पसंद बदलती रहेगी और हो सकता है कि आने वाली एपिसोड के बाद या तो आपको कॉरल बहुत अच्छा लग जाए या फिर बहुत बुरा। तो क्या होगा जानेंगे आने वाली एपिसोड में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।